गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लॉ का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास दोनों का केसेस में इंपॉर्टेंट है। जो लोग सीए कर रहे हो, जो लोग सीएमए कर रहे हो, जो लोग सीएस कर रहे हो, उनका फाउंडेशन दे रहा हो, तो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंटर के केसेस में सीएमए एंड सीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो सीखेंगे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। क्लास शुरू करने से पहले हम एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस केसेस में बहुत सारा क्लास भी मिलेगा और मेरा मेहनत भी कामयाब हो। ठीक है, प्लीज आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, पहले हम लोग सीखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है। मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों ने आपस में बातचीत किया कि हम लोग समथिंग कुछ करेंगे। ये जो दोनों का अंदर जो बातचीत हुआ, इसके लिए यहाँ पे तैयार हुआ एक एग्रीमेंट। क्या तैयार हुआ? एक तो दोनों पर्सन आपस में कुछ बातचीत करता है। दोनों पर्सन आपस में जब कुछ भी बातचीत करते हैं, कुछ काम करने के लिए भी हो व कुछ चीज के लिए भी हो, तो दोनों का अंदर जो एग्रीमेंट बनता है, जो दोनों का अंदर एग्रीमेंट बनता है, वो हो जाता है आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मिस्टर इंडिविजुअल का दिया हुआ है। ये कोई कंपनी भी हो सकता है, ए लिमिटेड भी हो सकता है और बी लिमिटेड भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है। सिर्फ इंडिविजुअल के लिए कोई ये मैटर नहीं कर रहा, कंपनी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है। दोनों का अंदर जब कुछ बातचीत चले, कुछ समथिंग कोई कारण हो, मान लो रेन दे रहा है व कुछ सेल्स होगा, एवरीथिंग, वो हम लोग के लिए एक एग्रीमेंट बन जाता है। ये एग्रीमेंट तब जाके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब 10 कंडीशन आप सेटिस्फाई करोगे। अगर आप 10 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो एक एग्रीमेंट आपके लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। 10 कंडीशन क्या क्या है, ये 10 कंडीशन है क्या क्या, ये हम लोग सीखेंगे। ये है मेरा 10 कंडीशन। एक एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है? जब 10 कंडीशन फुलफिल होता है। 10 कंडीशन क्या क्या है? 10 कंडीशन क्या क्या है? एग्रीमेंट, इसका और एक नेम है कंसेंसस एट आइडेम। देखो, जो लोग फाउंडेशन और इंटर दोनों का भी बोल रहा हूँ, आप लोग का भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, तो ये सब नाम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस तरीके से दिया हो जो आप लोग मेरे पास क्लास करते करते आप लोग का दिमाग में आ जाए। एग्रीमेंट का नाम क्या है? कॉन्सेंसस एंड आइडेम। कॉन्सेंसस एंड आइडेम। एग्रीमेंट का और एक नेम क्या है? कॉन्सेंसस एट आइडियम। सर, कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है? जब 10 कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तब एग्रीमेंट बिकम ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या है? लीगल इंटेंशन। लीगल इंटेंशन क्या होता है? जब ये कोर्ट में जा सकता है तब ये लीगल इंटेंशन होता है। बट दो चीज होता है जो लीगल इंटेंशन में नहीं आता है, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट। नॉट अंडर
लीगल इंटेंशन। क्लियर? अभी तक हम लोग बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अभी तक हम लोग पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बोला सर दोनों आपस में कुछ बातचीत होता है वही कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कंपनी भी हो सकता है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड बनता है जब आप 10 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। क्या क्या कंडीशन है? एग्रीमेंट, कंसेंसस एंड आइटेम। एग्रीमेंट, कंसेंसस एंड आइटेम। लीगल इंटेंशन, इसको क्रिएट करने का मतलब एक लीगली इंटेंशन होना चाहिए। दो चीज लीगल इंटेंशन में नहीं आता, सोशल एंड डोमेस्टिक। सोशल क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, सोशल इंटेंशन देख लो। सोशल एग्रीमेंट सिंपल एकदम। सोशल एग्रीमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऐसा डोमेस्टिक इंटरेस्ट भी हम लोग एग्रीमेंट भी हम लोग पढ़ लेंगे। सोशल एग्रीमेंट बोला है मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इनविटेशन दिया है थ्रू पोस्ट। मिस्टर बी एग्री भी हो गया, एग्री एट द टाइम ऑफ, जब उन्होंने इनविटेशन लिया तब उस टाइम वो बोला हाँ हाँ ठीक है भाई हम जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो इनविटेशन किया वो शादी भी हो सकता, बर्थडे भी हो सकता है, तो वो एग्रीमेंट है सोशल एग्रीमेंट। शादी में सिंपल एक बात सुनो, मिस्टर ए अपना शादी में मिस्टर बी को इनविटेशन किया। ये मिस्टर बी एवं मिस्टर बी का पूरा फैमिली उसका शादी में आना पड़ेगा। उन लोग का 5 आदमी था और वो लोग सोचो ताज होटल भाड़ा किए हैं। तो ताज होटल में भाड़ा करने के लिए क्या होता है, हर पर्सन का एक प्लेट का कॉस्ट होता है। एक एक प्लेट का मान लो 1000 रुपया करके कॉस्ट है। और उसमें उन लोग का क्या है, वो प्लेस भी देगा, कार पार्किंग भी देगा, एवरीथिंग एंटरटेनमेंट करेगा। तो एक एक बंदे के लिए 5000 1000 रुपया करके प्लेट का कॉस्ट है। बी को स्पीड पोस्ट किया, स्पीड पोस्ट किया, और बी ने भी एक और स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आंसर दिया है आई विल कम। बी ने भी स्पीड पोस्ट के थ्रू बोला है आई विल कम। तो दोनों का अंदर किंतु एविडेंस है। ए भी स्पीड पोस्ट किया, बी भी स्पीड पोस्ट किया, दोनों के अंदर है। छोड़ो स्पीड पोस्ट छोड़ो, हम लोग इसको ईमेल मान लेते हैं, थ्रू ईमेल। स्पोर्ट्स को हटा देता हूँ, ईमेल माना, ईमेल थ्रू ईमेल। बोला ईमेल के लिए ए ने बी को ईमेल किया शादी है, और बी ने बोला ठीक है हम आएंगे, ठीक है। बट ऑन द डे वो लोग आया नहीं, बी नहीं आया। तो मिस्टर ए क्या क्या करेगा, सू कर देगा बी के केस में, जो तुम आया क्यों नहीं, नहीं सू करेगा ना। तो बात है ये सोशल है। एग्रीमेंट थ्रू ईमेल हो स्पीड पोस्ट हो, दोनों का हाथ में एविडेंस है। इस टाइम अगर बी नहीं आएगा तो ए उसके केस में सू नहीं कर पाएगा, इसमें कोई लीगल इंटेंशन भी नहीं है, इसमें कुछ लीगल इंटेंशन ही नहीं है। इसलिए लीगल, देखो एक क्वेश्चन में तो बहुत आता है, सिंपली ये दे दिया और बोले किस में जाएगा, तो तुमको पहले लीगल इंटेंशन का बात बोलना पड़ेगा। ये लीगल इंटेंशन है तो सोशल एग्रीमेंट जो है वो आपका इसके अंदर नहीं आएगा। डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है जे बेटा बेटे को पापा ने प्रॉमिस किया, बोला भाई तू सीएमए एग्जाम एक बार में पास हो जा, मैं तुझको 1 लाख रुपया देंगे। बेटा पास भी हो जाता है, बट पापा उसको 1 लाख रुपया देने में डिनाई कर देता है। तो उसका उसके अगेंस्ट में क्या सू करेगा, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, तो इट इज नॉट क्रिएटेड एनी लीगल इंटेंशन। एक क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है, सीए में भी आया है, सीए में भी आया है, सीएस में भी आया है।
सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट दोनों ही लीगल इंटेंशन में नहीं आता है। सर अभी तक हम लोग पढ़े कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। सर दोनों का, दोनों इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, अगर दोनों का अंदर कुछ भी कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ए अपना घर बी को भाड़ा पे देगा, ए अपना घर बी को भाड़ा पे देगा, दोनों ने कंसेंट किया, एग्रीमेंट बना लिया। बोले ये एग्रीमेंट कब वैलिड होगा सर? 10 कंडीशन में वैलिड होगा। पहले एग्रीमेंट, दूसरा लीगल इंटेंशन, बाकी 8 हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आ रहे प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंस। ये प्रॉपर ऑफर क्या होता है? जो एसेंशियल होता है ना, हम लोगों को बुक्स में भी है देखना, एसेंशियल ऑफ द वैलिड ऑफर, एसेंशियल ऑफ द वैलिड एक्सेप्टेंस। ये हम लोग वो वैलिड ऑफर क्या है, एसेंशियल, और क्या एक्सेप्टेंस है, एक बार देख लेते हैं। देखो ये हो गया आपका एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। ये हम लोग ये 8 पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे बट अभी नहीं, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे। आ रहा हो असर से, ए वैलिड ऑफर एसेंशियल है, वैलिड ऑफर ये भी पढ़ेंगे, और एक्सेप्टेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोला 8 पॉइंट में हम लोग बोले सर कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब दोनों दोनों पर्सन आपस में कुछ बातचीत करता है, वो एग्रीमेंट बनता है। हाँ, वही हम लोग का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब वही 10 कंडीशन सेटिस्फाई होता है। एग्रीमेंट, कंसेंसस एड आईडीएम, कंसेंसस एज आईडीएम, याद कर लो। ये आप लोग का एमसीक्यू में आ सकता है, कंसेशन एंड आईडीएम इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का अलग नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दे दिया, ये दे देगा। लीगल इंटेंशन जिसमें सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट कवर्ड नहीं है। प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, 4 कंडीशन हम समझा दिए। और एक सबका एसेंशियल वैलिड एक्सेप्शन आने वाला क्लास में हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट आता है लॉफुल कंसीडरेशन। ये क्या होता है लॉफुल कंसीडरेशन? लॉ समथिंग ऑफ रिटर्न। सिंपल बात सोचो, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेरे को पैसा दे रहे हो, हम पढ़ा किसके लिए रहे हैं? पैसे के लिए। आप पढ़ किस, आप पैसा किस लिए दे रहे हो? पढ़ने के लिए। तो मैं कुछ दे रहा हूं, उसके बदले मैं तुमसे कुछ मिला, ये होता है लॉफुल कंसीडरेशन। मैंने प्रॉमिस किया, आप भी मेरे को प्रॉमिस किए हो। मैंने बताया था मिस्टर ए, दोनों का आपस में बात हो रहा था, मिस्टर बी। तो बोला तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं मिस्टर ए बी को प्रॉमिस किया, बी को प्रॉमिस किया, बी को प्रॉमिस किया, और बी ए को प्रॉमिस किया। हो सकता है ना? तो ए ने बी को प्रॉमिस किया, बी ने ए को प्रॉमिस किया, तो ए भी तो हो सकता है, ये भी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसको लोग बोलते हैं सेट ऑफ रेसी। मेरे, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, तुम मेरे लिए कुछ करोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस।
देखो ड्रॉ ना मेरे साथ साथ आप लोग भी करते रहोगे तो आप लोग का ही अच्छा होगा, क्योंकि ड्रॉ ही आप लोग को याद करवा देगा। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट तब सेटिस्फाई होगा जब 10 कंडीशन सेटिस्फाई हो। 10 कंडीशन क्या है? एक बार फिर, एग्रीमेंट, लीगल इंटेंशन। एग्रीमेंट क्या है? कंसेंसस एट आइडेम, कंसेंसस एट आइडेम। लीगल इंटेंशन, सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट। एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में जब प्यार करता है और किसी ने ब्रेकअप कर लिया, तो क्या ये लीगल इंटेंशन के कारण करता है? अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्यार कर रहे हैं तो इसमें कोई लीगल इंटेंशन है क्या? नहीं है ना। बात है, ये लीगल इंटेंशन है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग को हम दे दिया, ठीक है, आप लोग को याद भी रहेगा। प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, दोनों एसेंशियल और वैलिड, एसेंशियल और वैलिड एक्सेप्टेंस। लॉफुल कंसीडर मतलब समथिंग रिटर्न, आप पढ़ा रहे हो उसको तो मैं आपको फीस दे रहा हूँ, आप घर भाड़े पे दिए हो, मैं उसके बाद आपको रेंट दे रहा हूँ, ये लॉफुल कंसीडरेशन है। प्रॉमिस ए, प्रॉमिस बी, सेट ऑफ रेसिप्रोकल। मैं बार बार बोला, मैं जितना ड्रॉ करा प्लीज उसको ड्रॉ कर लीजिए, तो उसमें आपको जब एग्जाम देने के पहले उसी चीज को देखोगे, साथ साथ मेरे साथ रिपीटेशन करते जाना, ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और तो पता ही है आप लोग को, 11 जून आप लोग को एग्जाम देना ही है, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है, शेड्यूल सेट है, ठीक है। तो मैं इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि आपको टेंशन करने का जो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका सामने वाला एग्जाम का डेट जो है उसी को मान के पढ़ाई करो, क्योंकि आप लोग को पढ़ाई करना ही है। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस। इसमें मतलब 18+, 18 या 18+, तभी वो कंट्रैक्ट में एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है, माइनस नॉट अलाउड एज ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उन लोग को 80+, और साउंड माइंड, साउंड माइंड का मतलब ये नहीं पगला है, पगला नहीं है, ये नहीं है। साउंड माइंड का मतलब जो होशो हवास में रहेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में जब एंटर करेगा तब होशो हवास में रहेगा। मान लो कोई बंदा सो रहा है, उसको उठा के बोला साइन कर दो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं होगा, क्योंकि वो तभी होगा जब उसका माइंड पॉजिटिव में रहेगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कोई ड्रिंक करके पड़ा हुआ अभ्यास उसमें से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। अल्कोहलिक है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कोई मान लो नींद का गोली खा के सो के रहे हैं, उसको उठा के जगह के तुम बोल रहे हो कंट्रैक्ट करो, तो ये भी कनेक्ट, क्योंकि उसका साउंड माइंड मतलब उसका माइंड पॉजिटिव है, वो होशो हवास में है, वो पूरा कंट्रैक्ट पढ़ के अपना कैपेसिटी बोल रहा है, अपना पूरा कंट्रैक्ट वो पढ़ेगा, उसके बाद वो साइन करेगा, वही होता है कैपेसिटी, कॉम्पिटेंस। 18+, साउंड माइंड, फ्री कंसेंट, फ्री विल, आप अपने इच्छा से कर रहे हो, आप अपने इच्छा से कर रहे हो, वो होता है फ्री कंसेंट। जैसे फ्री कंसेंट का अच्छा से एग्जांपल दे रहा हूँ, जब बाबा लोग होता है ना, बाबा लोग, तो वो लोग क्या करता है, इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, वो लोग इन्फ्लुएंस करता है, ये यहाँ पे दान कर दो, दान कर दो, कुछ लिखा भी लेते हैं, ठीक है। हाँ, कोई इन्फ्लुएंस में आके भी, कोई भी इन्फ्लुएंस में फ्री, वो भी क्वांटम का फ्री कॉन्सेंट नहीं है, ठीक है। वो भी इन्फ्लुएंस में आके क्या करता है, भगवान है, सबका भगवान के नाम पे दे दो बोल के, चलो कुछ लिख के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ, ये भी आपका फ्री कॉन्सेंट, वो इन्फ्लुएंस में कर रहा है, ये भी फ्री कॉन्सेंट,
कंसेंट नहीं है, आप जो अपनी इच्छा से दे रहे हो। ओ मान लो मैं जिस प्लेस में पढ़ा रहा हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी आया, आके बोला आपका ये जो पढ़ा रहे हो ये प्लेस आपको बेचना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं 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 नहीं, आपको ये बेचना ही पड़ेगा, ये ऊपर से ऑर्डर आया, आपको इतना हम रुपया देंगे, आपको बेचना ही पड़ेगा। ये भी आपका प्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि आपको डोमिन कर रहा है। प्री कंसेंट तब होगा जब आप खुद अपनी इच्छा से उसको लिख के दे। जैसे एक बेटा अपना, सॉरी, पापा बेटे को जमीन लिख के दे दिया, पापा बेटा को जमीन लिख के दिया, विल बना के गया, तो हो गया प्री विल। लॉफुल एग्रीमेंट मतलब लीगल। लॉफुल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? लीगलिटी है, अनलीगली। देखो, अगर मैं एग्रीमेंट बना रहा हूं, चाहो आज उसको मर्डर कर दो, एक कोई लीगल एग्रीमेंट है? आप एग्रीमेंट में लॉफुल होना चाहिए। मर्डर करने का कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं बनता है, किसी को खून कर दो लीगल। तो एग्रीमेंट लीगली होना चाहिए, जिसमें वैलिड रीजन चाहिए। सर्टेन टर्म एंड कंडीशन क्या होता है? देखो, आप लोग मोबाइल फोन खरीदते हो, गए एप्पल का दुकान पे मोबाइल फोन खरीदने। आप लोग जब मोबाइल फोन खरीदा, आपको क्या क्या मोबाइल फोन वाले बोले हैं 1 साल के लिए आपको वारंटी है। अब जहां पे भी ये बिल लेके जाएंगे, वो आप लोग को ठीक करके देगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है। अब आपका खराब हुआ, आप बोला नहीं हमको ठीक नहीं चाहिए, हमको रिटर्न चाहिए, मतलब हमको नया वाला चाहिए, तो आपको टर्म एंड कंडीशन में आपको ठीक करके देगा, रिटर्न नहीं करेगा, मतलब आपको नया नहीं देगा। तो यही टर्म एंड कंडीशन है, यही टर्म एंड कंडीशन है, सिंपल। आप अगर हम होटल पे जा रहे हो, अपना बैग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होटल वाला का है क्या? नहीं है ना। होटल वाला आपको क्या करेगा, आपको ताज होटल वाला आपको चाबी दिया, आपको घर में घुसा दिया। अब आप उसमें घुसने वाला, आपको लगेज में देख रहे हो जो आपके 10 लाख का घड़ी था, मतलब सब चोरी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी होटल वाला को ही देना पड़ेगा। ये कभी पॉसिबल है? तो वो टर्म एंड कंडीशन लिखा ही रहता है। मान लो आप पीवीआर में सिनेमा देखने गया, अच्छा बात है, आप इंटरवल में निकले, वॉशरूम गए, और अपना घोड़ी को गलती से वहां भी छोड़ के आ गया, फिल्म खत्म हुआ। खत्म होने के बाद आपको घोड़ी नहीं मिला, मतलब मेरा 10 लाख, पीवीआर बोला मेरा 10 लाख का घोड़ी है, हम बात में जो खो गया, आप लोग को देना पड़ेगा। थोड़ी वो लोग देगा, वो लोग बोला तुम बात, तुम गया किस लिए? तो एक टर्म एंड कंडीशन होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, देखो, आप कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब आप हट रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुके हो, अब हट रहे हो कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें अगेंस्ट में आपका शू हो सकता है। मान लो सिंपल, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब ये क्या कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट से पीछे मुड़ गया, चला गया, चला जाना चाह रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी और पर्पस, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट किए हो उनको परफॉर्मेंस करोगे। अगर ये पीछे हटेगा, अगर बी पीछे हट जाएगा, अगर बी पीछे हट जाएगा, तो ए इसके अगेंस्ट पे शू कर देगा। अगर बी पीछे हटना चाहेगा तो होगा नहीं, ये उसके अगेंस्ट में शू करता। आपको चाहिए आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको परफॉर्मेंस करो। सर अभी तक हम लोग सीखे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें बना कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं दोनों दोनों पर्सन का बीच जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट है, जो समझौता होता है वो कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों दोनों को प्रॉमिस करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस।
अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को आपको वैलिड कर, एक एग्रीमेंट को आपको वैलिड करना है तो आपको 10 कंडीशन सेटिस्फाई करना है। एक, एग्रीमेंट consensus at idem, दो लीगल रिलेशन, लीगल इंटेंशन, सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं आता है। प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लॉफुल एग्रीमेंट, सर्टेन टर्म एंड कंडीशन, पॉसिबिलिटी, पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। 10 कंडीशन याद कर लो अभी कभी। एग्रीमेंट, लीगल इंटेंशन, प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, lawful consideration, capacity, free consent, lawful agreement, certain term and condition possibility। याद करो, कॉन्ट्रैक्ट दोनों के अंदर जो एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों के अंदर दोनों प्रॉमिस होता है। ए बी को प्रॉमिस कर रहा है, बी ए को प्रॉमिस कर रहा है, रेसिप्रोकल। ये एग्रीमेंट तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब आप 10 कंडीशन को सेटिस्फाइड करोगे। एग्रीमेंट, कॉन्सेंसस एट आइडेम, दो लीगल इंटेंशन, तीन प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन। आप मेरे समथिंग इन रिटर्न, आप मेरे को दो, मैं आपको कुछ दूंगा। इसको हम लोग लॉ रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी बोल सकते हैं। कैपेसिटी 18 एंड 18 से ज्यादा, साउंड माइंड, फ्री कंसेंट, certain term and condition and possibility of performance and lawful agreement। मेरे को इतना हड़बड़ी नहीं है, आप टाइम लो, 10 कंडीशन को एक बार सेल्फ चेक करो, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं आपका क्लास का पूरा पढ़ाई इधर हो जाए, जस्ट आप लोग घर में रीड कर लो, एक बार सेल्फ चेक करो। आगे बढ़े। देखो, इस इंडियन कंट्रैक्ट अगर हम लोग सही ढंग से पढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट के लिए 15 मार्क्स तो पूरा कॉमन है एकदम। पूरा हम लोग इंडियन कंट्रैक्ट को कोई करेंगे। दूसरा, 15 मार्क्स से साथ कुछ तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएगा। फाउंडेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर सही ढंग से अगर आप लोग इंडियन कंट्रैक्ट ऐड करके लेके आ जाओगे तो आपका 50% होएगा, इट इज कंप्लीट। उसके बाद सेल्स क्या है, सेल्स है, सेल्स ऑफ गुड सेल्स है, पार्टनरशिप है, ठीक है, वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मुद्दा बात है, हमको इंडियन कंट्रैक्ट को ध्यान रखना है। तो इससे मेरा एग्जाम में पास होने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ऊंचा कर देते हैं। उसके बाद देखो, बहुत सारा सेक्शन है, मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी हम लोग आस्ते से धीरे धीरे पढ़ेंगे। प्रोपोजल है, एक्सेप्टेंस है, कंसीडरेशन है, एग्रीमेंट है, रिसिप्रोकल प्रॉमिस है, कुछ कुछ हम पढ़ेंगे। उसके पहले एक बार हम आते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस मतलब, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस मतलब ए बी को बोल प्रॉमिस कर रहा है और बी ए को प्रॉमिस कर रहा है। एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। आप मेरे को कुछ दोगे, मैं आपके बदले में कुछ दूंगा, उसको हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं। यहाँ पे याद करो, एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन
for each other is an agreement. Every promise, every set of promise forming the consideration for each other, forming the consideration for each other is an agreement. ये सब चीज हमको याद करना पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे याद हो भी जाएगा, क्लास चलते जाएगा, सही ढंग से मेरी हिसाब से चलते चलते क्लास चलते चलते हम लोग को याद हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ा मैटर नहीं है। Every promise, every set of promise, forming the consideration for each other, forming the consideration for each other is agreement. Every promise, every set of promise, forming the consideration for each other is an agreement. दूसरा देखो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ऑलरेडी बोला ए बी को प्रॉमिस करना मतलब समथिंग इन रिटर्न। सेक्शन 2A में सेक्शन के बारे में लॉ में बता रहा हूं, अगर आपको याद है देन आप सेक्शन लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, क्योंकि अगर सेक्शन आप गलत लिख लिया, पूरा डेफिनेशन सही लिख दिया तो आपका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप डेफिनेशन सही लिखे बस सेक्शन नहीं लिखे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो मैं बोलूंगा अगर आपको सेक्शन है तभी लिखे, नहीं तो मत लिखिए। रेसिप्रोकल प्रॉमिस 2A का है promise which from the consideration or part of consideration, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को फीस दे रहे हो, तो दोनों का अंदर कंसिडरेशन है। तो प्रॉमिस, प्रॉमिस which from the consideration or part of consideration, from the promise which from the consideration or part of consideration for each other is called reciprocal. सर अभी तक हम लोग सीखे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों का बीच में जो समझौता होता है वो कॉन्ट्रैक्ट है। प्रॉमिस ए, प्रॉमिस बी दोनों रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, रेसिप्रोकल सेट ऑफ प्रॉमिस है। कोई भी एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब 10 कंडीशन सेटिस्फाई होता है। पहला, एग्रीमेंट कंसेंसस एज आइडेंट, लीगल इंटेंशन जिसमें आपका सोशल डोमेस्टिक नहीं आएगा। ए अपने फ्रेंड को अपना शादी में इनविटेशन दिया है, बोला है हाँ आ जाएगा, ऐसे 50% को उन्होंने इनविटेशन दे दिया और 50% के लिए ताज होटल भी बुक किया। उन्होंने ऐसे किया जब पर प्लेट 1000 रुपया का लगेगा, उसमें इंक्लूडिंग खाना और पार्किंग सब कुछ है। 50 जोन में 20 जोन नहीं आया तो वो जो 20 जोन का लॉस हुआ उसके अगेंस्ट में केस नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं सोशल एग्रीमेंट। तो इस तो साले लोग को हम इनविटेशन ही क्यों भेजे, मेरा 20,000 का चूना लग गया। फिर मैंने बताया सीए में अगर एक शॉट में दे दोगे तो पापा ने 1 लाख रुपया का गिफ्ट रखा, बच्चा एक शॉट में पास भी हो गया बट पापा ने उनको नहीं दिया, बेटा उसके अगेंस्ट में शू नहीं कर सकता है। उसके बाद बोला प्रॉपर एक्सेप्टेंस जिसका वैलिड एसेंशियल है, प्रॉपर ऑफर उसका भी वैलिड एसेंशियल है। उसके बाद हम लोग फ्री कॉन्सेंट, मतलब अपना मन से आप कुछ दोगे, अपना मन से कुछ दोगे। सर्टेन टर्म एंड कंडीशन, जे आप कुछ भी चीज खरीदते हो तो उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है, उसको फुलफिल करना पड़ता है। अगर मान लो कोई बिग बाजार से सामान खरीद रहे हो, या तो बोलेगा 7 दिन के अंदर आपका खराब होगा तो हम लौटा देंगे, या तो बोलेगा नहीं इसको कोई लौटाएंगे नहीं, तो टर्म एंड कंडीशन रहता है। और आपको चाहिए जो आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़े। एग्रीमेंट विद लीगल, आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं करोगे जो चलो उसको मारना मर्डर करना है, उसका कोई होगा नहीं आपका। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं दो डेफिनेशन, हम उसको बोले याद भी करने के लिए। एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट।
forming the consideration for each other is an agreement. सेक्शन 2 है, आपको क्या बता रहा है? प्रॉमिस which from the consideration, from which from the consider part of consider, which from, जो प्रॉमिस फॉर्म हो रहा है कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन से, फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल। एकदम इजी है। एग्रीमेंट कब वॉइड होता है? जब नॉट इनफोर्सेबल होता है बाय लॉ। आप लोग वैलिड बोलते हो, इनवैलिड बोलते हो, तो ये बोल सकते हो इनवैलिड है, तो बट लॉ का भाषा में इसको हम लोग नॉन इनफोर्सेबल बाय लॉ बने। व्हिच एग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। मतलब ये एग्रीमेंट को हम मानेंगे ही नहीं। मगर जो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। एग्रीमेंट क्या हुआ? एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर्मिंग होगा हर दोनों के अंदर इसको। और दूसरा 2F हम लोग क्या पढ़े? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या है बोलो? प्रॉमिस which are from the consideration and part of consider each other is a reciprocal। और void contract का जो not enforceable by law or enforceable is a contract। नेक्स्ट टू आई, हम देखो ट्राई कर रहे हैं। अगर आप YouTube में इसको काट के आगे बढ़ जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आप सीख नहीं पाएंगे। आपको धीरज रख के इसको सीखना पड़ेगा। हम आपको बोल रहे हैं एक क्लास में ही आप लोग सीख लेंगे। voidable contract, agreement which is enforceable by law at the time of option of one or, अच्छा voidable contract हम बाद में आ रहे हैं, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अभी हम देखो ये सारा धीरे धीरे आते हैं डेफिनेशन को, ठीक है। voidable contract हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। every promise, every set of promise forming the consideration of each other, forming the consideration of each other is an agreement। Promise which from the consideration a part of consideration each other, which from consideration a part of consideration, not void agreement not enforceable by law, or contract obviously enforceable by law। ओके, नॉन एनफोर्सेबल वॉइड एग्रीमेंट क्या है? पहले वाला तुम जानते हो, पहले वाला देखो, नॉट इंटेंशनली क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, 10 पॉइंट के अंदर है लीगल, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्रीमेंट विद लीगल ये भी हम पढ़ चुके हैं, बट इसका मैंने एक सुंदर सा एग्जाम्पल देके रखे है जिसके कारण इसी बनाए। ये आने वाला है एसेसिनेशन मतलब मर्डर, मर्डर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब प्रोस्टिट्यूशन इज ऑफ एग्रीमेंट विद इनलीगल ऑब्जेक्ट। एसेसिनेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये इलीगल ऑब्जेक्ट, किसी को मर्डर करने के लिए, किसी प्रोस्टिट्यूशन के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े, ये हम बाद में पढ़ाएंगे। ये हम लोग का हो गया, ओके। अब हम लोग आ रहे हैं ए वाला पॉइंट में, सेक्शन 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 29 एग्रीमेंट है जो सर्टेन एंड कैपेबल बी मेड सर्टेन आर वॉइड। सेक्शन 29 ऐसा कोई एग्रीमेंट है ना, अभी हो सकता है, नॉट सर्टेन, ऐसा एग्रीमेंट है जो
मेरे को कुछ उसका लिखा हुआ चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो अभी हो ही नहीं सकता है। तो ये होता है एग्रीमेंट वॉइड ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का केसेस में वो एग्रीमेंट को हम वॉइड मानते हैं। अनसर्टेनिटी का केस में जो एग्रीमेंट है वो हम वॉइड मानते हैं, जो जिसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, जिसका जो जिसका मतलब है agreement the meaning of which is non certain and not or capable being made। मतलब वो बनने के लिए ना कैपेबल है, ना कैपेबल है, ना सर्टेन है, उसी एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी। उसको हम लोग वॉइड एग्रीमेंट मानेंगे। कोई अनसर्टेनिटी, कैपेबल, अनकैपेबल, इस एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट मानेंगे। जैसे देखो इसमें बहुत सारा एग्जांपल दिया। ए एग्री टू सेल बी 100 tons of oil। There is nothing whatever to show what kinds of oil was intended। मैंने एक एग्रीमेंट बनाया, देखो कोई सर्टेनिटी है क्या? मैंने बोला ऑयल बेच दूंगा, तो कौन सा ऑयल? नारिकेल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, बॉडी मैसेज ऑयल, इसका कोई दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो इस केसेस में इसको हम अनसर्टेन मानेंगे। इसको हम क्या मानेंगे? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब मेरे पास पता ही नहीं है कौन सा टाइप का ऑयल है। दूसरा पढ़ो, ए एग्री टू बी को सेल्स करेगा 100 टन ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल ऑफ कॉमर्स। तो ये तो इसमें बोलो क्या होगा? ए एग्री कर रहा है सेल बी को 100 टन ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, पूरा आर्टिकल्स में उसका स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन। किंतु एक बात बताओ, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे वॉइड वैलिड मानेंगे? इसको तो हम वॉइड ही मानेंगे ना। और यही चीज अगर दिया रहता है और उसमें दिया हुआ रहता अमाउंट, उसमें अगर बोलता है, उसमें अगर बोलता 1000 रुपया पर टन, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर? ये सब एग्जाम्पल बहुत है, इसलिए मैं आपका इंस्टीट्यूट का बुक से ये एग्जाम्पल उठाए हैं। प्लीज नंबर सी पढ़ो। बोला कोकोनट ऑयल का डीलर है, बी को सेल्स कर रहा है 100 टन। The nature of it ever induction meanings of the word it has entered into contract for the 100 tons coconut oil। तो देखो इसमें ऑलरेडी वो कोकोनट ऑयल ही बेचेगा, तो इसमें हमको बोलने का कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये मेरे लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना। कोकोनट ऑयल का है तो कोकोनट ऑयल ही बेचेगा ना, वो तो ऑलिव ऑयल नहीं बेचेगा ना। बट इसमें अमाउंट भी देना जरूरत है, इसमें अमाउंट दिया नहीं है। चलो नीचे नेक्स्ट देखो। ए एग्री टू सेल बी को 1000 राइस, 1000 माउंट राइस और प्राइस टू बी फिक्स बाय सी। ए बी को सेल्स करेगा और सी उसका प्राइस फिक्स करेगा। कभी ये हो सकता है हम बाजार सामान खरीदने गया, ठीक है, और कोई दूसरा वाला आके बोलेगा ये सामान खरीदता था, कभी नहीं है, तो ये ऑब्वियसली नो अनसर्टेनिटी, बट इट इज अ अनकैपेबल प्राइस। प्राइस कोई दूसरे ठीक नहीं करेगा, इसलिए एक एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, लास्ट, ए एग्री टू सेल बी
विथ व्हाइट हॉर्स 500,000 रुपया में, ठीक है, दोनों रेट दे दिया, कैसे समझेंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं है? तो ये भी वॉइड है। मगर एक चीज सोचो, हम लोग जो एक्वा का पानी पीते हैं, बाहर वो 20 रुपया मिलता है, मगर तुम पीवीआर में जाओ, मॉल में जाओ, वही पानी आपको 30 रुपया 25 रुपया में मिलेगा। और हाँ, उसमें प्रिंट भी रहता है कि कुछ कुछ सिचुएशन है जिस केसेस में इफ वैलिड की, तो वो ऐसे प्राइस भी दिया रहता है। आप नीचे नूडल्स खाते हो 20 रुपया 30 रुपया का नूडल्स, वही नूडल्स आप इंडिगो में खाओगे 300 रुपया लगेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्लियर? आगे बढ़े। ये आपका आपका बुक्स में ही मिल जाएगा इंस्टीट्यूट का। सेक्शन 56 एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, प्लीज पहले वाला पढ़ो। वर्ड तब होता है जब मैंने एग्रीमेंट बनाने के टाइम से ही जानता हूं ये करना इम्पॉसिबल है। हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट बनाने के टाइम में जरा जिस कारण हम एग्रीमेंट बना रहे हैं वो प्रोसेस ही इम्पॉसिबल है करना, तो उसको ऑलवेज वॉइड मानेंगे। शुरू से जो इम्पॉसिबल है वो ऑब्वियसली वॉइड है, इसलिए इसको बोला एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल है। जो पॉसिबल नहीं हो सकता है शुरू से इम्पॉसिबल है। क्या लिखा है पढ़ो। इवन एग्रीमेंट टू डू पर्टिकुलर एक्ट इज बीइंग मेड, एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए जो एग्रीमेंट हम बनाए हैं, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट इट इज सर्टेन द सच एक्ट इन, जिस टाइम हमने एग्रीमेंट को बनाया उसी टाइम से इम्पॉसिबल था, तो इसको हम वॉइड मानेंगे। तो जो एग्रीमेंट पहले से ही इम्पॉसिबल है वो ऑब्वियसली वॉइड है। प्लीज इसको पढ़ो। देखो, ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है, ऐसा एग्रीमेंट होता है जो पहले से लगता है ये पॉसिबिलिटी है, बाद में जाके वो इम्पॉसिबल हो जाता है, उसको भी हम लोग वॉइड बोलेंगे, वो वॉइड बन जाता है। सिंपल, शादी के लिए मैरिज हॉल भाड़ा किए, शादी के लिए मैरिज हॉल भाड़े भाड़े पे लिए, शादी के लिए हम लोग मैरिज हॉल भाड़े पे लिए, आप पैसा भी हम पेमेंट करके आए, आप पैसे भी हम लोग पेमेंट करके आए, बट शादी के 2 दिन पहले मैरिज हॉल में आग लग गया, तो ये एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है। ये एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली वॉइड, तो पहले मेरे पास पॉसिबिलिटी था, बात समझो, बाद में ये इम्पॉसिबिलिटी हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं subsequently contact agreement to the act which subsequently become impossible। पहले मेरे पास पॉसिबल था, बाद में मेरा इम्पॉसिबल हो गया। पहले वाला पॉइंट में क्या बोला, पहले से ही इम्पॉसिबल था, वो कभी होगा ही नहीं, वो वॉइड हो गया। दूसरा क्या बोला, पहले पॉसिबल था बाद में इम्पॉसिबल हो गया। प्लीज अब लोग इसको रीड करो।
टाइम लो, एक बार रीड करो, चीज को समझो। तो अभी ये जो एग्रीमेंट रूल एंड एक्ट विच सब्सिक्वेंट बिकम, इसका दो नाम भी है जो एग्जाम में आता है। Subsequent impossibility, supervening impossibility, agreement to do an act which subsequently becoming impossible। इसका दो नाम है, एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, ये सब लिख के ये subsequent impossibility या supervening, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज है ये आप लिख लो। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और सुपरवेनिंग हम ऐसे ही बनाया, आप लोग नोट खुद घर में भी वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। अरे बहुत इजी तरीके से बनाया हुआ है। एग्रीमेंट इम्पॉसिबल, जो पहले से ही इम्पॉसिबल है उसको हम लोग वॉइड मानेंगे। आज बारिश होगा इसलिए एग्रीमेंट बना दिया। हाँ, एक सम मैजिक में ए होगा, ए बना दिया, तो ए एग्रीमेंट इज द वर्ड। जो पहले वैलिड था, पॉसिबल था, बाद में वो इम्पॉसिबल बन गया, वो हो गया, वो भी वॉइड एग्रीमेंट है। आगे बढ़े। प्लीज इसको रीड करो, प्लीज इसको रीड करो। Compensation for loss through non-performance of an act known as impossible or unlawful। प्लीज एक बार रीड करो, एक बार रीड मारो प्लीज। मेरा बात ध्यान से सुनो प्लीज, साथ साथ ड्रॉ भी कर लेना। ये अनुज है, इसका शादी हुआ है कविता। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अनुज कविता दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये एक और एक लड़की है, नाम है विनीता। नाम है विनीता। अनुज को पता है जे वो शादीशुदा है, पर विनीता को पता तो नहीं है जो अनुज शादीशुदा है, क्योंकि अनुज है केके। केके का मतलब कुत्ता कमीना। ठीक है, तो ये क्या क्या अनुज को अनुज को पता है वो कविता को शादी क्या है, उसका वाइफ भी है, बस विनीता को तो पता नहीं है कि शादी नहीं है। तो इन दोनों के अंदर अफेयर चल रहा था। आप विनीता का नॉलेज में नहीं है अनुज शादीशुदा है। विनीता इससे शादी करने का राइट है, बट अनुज को शादी करने का कोई राइट नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। जो वो दो बार शादी नहीं कर सकता, अगर शादी कर लिया तो इनको बहुत बड़ा फाइन होगा और जेल भी साथ साथ हो सकता है। फाइन होगा और जेल भी साथ साथ हो सकता है। और ऐसा होगा तो विनीता को
कॉम्पेंसेशन दे रहा है, इसलिए लिखा हुआ है पढ़ो, कंपेंसेशन फॉर लॉस टू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट नोट known known to be impossible or unlawful। उसको जानता था, अनुज जानता था दिस इज इम्पॉसिबल, वो जानता था उसका शादी है कविता के साथ, वो दूसरा शादी नहीं कर सकता है, तभी भी वो ये एक्ट किए हैं, तो इसके लिए उसको इम्पेरिजमेंट मिलेगा। आ मेरे को एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे को डाउट पूछा कि सर धर्मेंद्र इतना शादी कैसे किया। मैं सच बात बता रहा हूँ, वो लोग इस्लामिक का कुछ सर्टिफिकेट लेके रखा था, वो लोग इस्लामिक सर्टिफिकेट लेके रखा था, जिस कारण वो लोग एक से ज्यादा सर्टिफिकेट, एक से ज्यादा शादी कर पाया। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। when one person means अनुज, अनुज promise to do particular, promise क्या है, particular act at the time of making such promise, जब ये promise बन रहा था उसको पता था, he knows, वो जानता था वो शादीशुदा है, जो उसका कविता का साथ शादी हो चुका है। knows that such act is impossible, जानता था कि ये act impossible है, इम्पॉसिबल है और अनलॉफुल भी है, और अनलॉफुल है। द पर्सन टू whom such promise is made did not know, द पर्सन कौन, विनीता, विनीता नहीं जानता है, विनीता नहीं जानता है, is made did not know that act is impossible, उसको पता नहीं था। then promiser must make compensation, माना उसको compensation देना होगा। to such promise, compensation to such promise कौन, विनीता को। for any loss which such promise strain through the non performance of it। ठीक है, ये इंडियन पैनल के एक्ट के हिसाब से इसका जेल भी हो सकता है। बाय द वे हम इंडियन पैनल कोड नहीं पढ़ रहे, हम लोग आईपीसी नहीं पढ़ रहे, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 पढ़ रहे, तो उसके हिसाब से हम लोग कितना फाइन लगेगा वही पढ़ सकते हैं। क्लियर, प्लीज आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर बार बार रिक्वेस्ट हो रहा है, क्लास को मन लगा के सुनिएगा, और ऑब्वियसली आज के क्लास के बाद आप सेकंड क्लास को भी फॉलो करिएगा। आगे मूव करो। इसी के साथ हम लोग का एक टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो इसमें हम लोग वैलिड ऑफर, इसके पहले ऊपर वाला स्लाइड में भी देख के आए। देखो टॉपिक बहुत इजी है, बट इस कॉन्टेक्ट कुछ कुछ टॉपिक है, मतलब 50% टॉपिक बहुत इजी है जो आपको याद हो जाएगा। देखो हम एक बार याद करवा भी दे रहा हूँ, हम साथ साथ याद भी करवाते जाते जाता हूँ। ए और बी के अंदर बीच में दोनों का अंदर बातचीत में एक एग्रीमेंट बना, ए बी को प्रॉमिस किया, बी ए को प्रॉमिस किया, तो ए हो गया ऑफरर और बी हो गया ऑफर ही नहीं लिखते, ए क्या करेगा, एक्सेप्टेंस। तो ये ऑफर होगा, ये एक्सेप्टेंस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑफर। अब ये वैलिड ऑफर, ये तो हमको भाई याद करना पड़ेगा,
मैंने कहा कुछ कुछ ऐसा ऐसा चीज है जो हमको याद करना पड़ता है, तो ये वैलिड ऑफर का याद करना पड़ेगा। तो उसके पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं जस्ट। कॉन्ट्रैक्ट दोनों आदमी के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है कुछ बातचीत करने के बाद, वो एग्रीमेंट तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब 10 कंडीशन सेटिस्फाई होगा। एग्रीमेंट, लीगल इंटेंशन, वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, लॉफुल सॉरी consent, lawful agreement, term and condition, proper term and condition, और possibility। उसके बाद हम लोग पढ़े थे स्पेसिफिक सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट। उसके बाद हम लोग पहले से ही इम्पॉसिबल है वॉइड, पहले पॉसिबल है बाद में इम्पॉसिबल हुआ। उसके बाद हम लोग सीखे हैं अगर मेरे को पता है जे एक्ट इम्पॉसिबल है तब इस केसेस में हमको फाइन देना पड़ेगा। आप ये तो इंटरेस्टिंग था। अब इसमें कुछ चीजें जो इंटरेस्टिंग बट हमको याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिड ऑफर, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, सिंपल ए बी को ऑफर कर रहा है, ए बी को ऑफर कर रहा है, ध्यान से देखो, ए बी को ऑफर कर रहा है, तो one person signifies to another person his willingness to do or abstain from doing anything। या तुम कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। सर ये मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक्ट। सर हम तो पॉजिटिव एक्ट के बारे में सुने, नेगेटिव एक्ट भी होता है। विलिंग टू डू कर भी सकते हैं एंड एब्सटेन फ्रॉम डूइंग नहीं भी कर सकते। देखो मान लो ये जो बी है ये किताब लिखता है, बहुत किताब लिखता है और उसपे पब्लिश करके बिकता भी है। बी क्या किया, इसको किताब को पूरा छप के बेच दिया, तो ए ने ऑफर किया, ए ने बोला देखो तुम इसके पास पेटेंट राइट, कॉपीराइट, एवरीथिंग का इसका था इसके पास, तो ये इसके अगेंस्ट में केस कर देगा, तो केस करने से इसको फाइन देना पड़ेगा। तो ये बोला ऑफर किया, देखो तुम जितना भी बुक बेचे हो और बुक बेचने वाले सारा को बंद करो, जितना भी बेचे हो उससे जितना तुम कमाए वो मेरे को दे दो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में केस नहीं करूंगा। तो ये नेगेटिव एक्ट हो गया। तो उसको ऑफर किया मैं तुम्हारे अगेंस्ट में कोई सू नहीं करूंगा, वो हो गया मेरा नेगेटिव एक्ट। तो एंड विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट, एसेंट का मतलब एक्सेप्टेंस, ऑब्टेनिंग मतलब उसको अपने जो वो भी इच्छा लग रहा है क्या नहीं वो एक्सेप्ट करेगा, ऑफ दैट ऑर्डर टू सच एक्सेंटेंस, तब वो प्रपोजल बनता है। One person signifies to another person he is willing to do or abstain from doing anything with the view of obtaining the assent of other, he is said to make a proposal। When याद कर लो, when one person signifies to another person, when one person signifies to another person he is willing to do or abstain from doing anything with the view of assent of, with the view of obtaining the assent of the other to such act, or he said to be make a proposal। देखो याद हो गया, याद हो जाएगा, ट्राई करो।
when one person signifies to another person he is willing to do or abstain from doing something with the view of obtaining assent of the other to such act is said to be make a proposal. बहुत सारा स्टूडेंट बता ये तो याद नहीं होता है, ये तो याद नहीं होता। देखो मैं लॉ पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूँ, मैं भी ऐसे पढ़ते थे। अगर तुम सोचो कि मैं एग्जाम के पहले पढ़ के कर दूंगा तो नहीं होगा। आपको रेगुलर वाइज चीज को रिवीजन करना पड़ेगा। आप पहला दिन आप टॉपिक 1 पढ़े हो, टॉपिक 2 पढ़े हो, जब थर्ड डे पढ़ोगे, थर्ड टॉपिक पढ़ोगे तो पहला दिन में जो 2 टॉपिक पढ़ के रिवीजन किया उसके बाद आप थर्ड टॉपिक में आओ। एक बिल्डिंग बिल्डअप होता है, वन ईटा सेकेंड ईटा ऐसा करके किंतु बिल्डअप होता है। धीरे धीरे बिल्डअप हो, धीरे धीरे बिल्डअप। आज देखो आपको पढ़ाना आएगा तो इसका मतलब मेरे को भी पढ़ना पड़ा, मैं भी अपने को रेडी किया, दिन आपके पास आया आपको पढ़ाने के लिए। तो आपको लगे तो आप इसको डेली रेगुलर वाइज पढ़ो, देखो आपका याद हो जाएगा। हम इधर आके सिर्फ ज्ञान मार के चला गया ये बात नहीं है, आपको मैं प्रॉपरली क्लियर कर दे रहा हूँ। चाह रहा आप इधर पे ही याद कर लो, किंतु उतना होगा नहीं इधर याद करना, आप घर में भी याद करो। एकदम इधर देखो, एकदम आपको इजीली हम समझा दिए। वन पर्सन व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन is willing to do and abstain from doing anything with the view of obtaining assent of that other to such act is said to be said to make a proposal। आगे बढ़े। अब हम लोग इस ऑफर का 2 पार्ट में जाएंगे। इसमें आता है जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर क्या है, एक मिनट समझो पहले। ए ने ऑफर किया बी को, ए ने ऑफर किया ग्रुप को। बोलो किसको मानोगे स्पेसिफिक ऑफर, किसको मानोगे जनरल ऑफर। दोनों ही आपके लिए स्पेसिफिक ऑफर है। जनरल ऑफर जब पूरा पब्लिक को दिया जाता है, जनरल ऑफर पूरा पब्लिक को दिया जाता है, ग्रुप ऑफ को नहीं। सिंपल सोचो, मैं एक अच्छा सा सुंदर सा एग्जांपल दे रहा हूं। मेरा सारा स्टूडेंट है जो लोग यूट्यूब में क्लास कर रहे हो, अभी तक जितना हुआ 1600 स्टूडेंट हम मेरे से क्लास कर रहे हैं। अब मैंने
सारा स्टूडेंट को ऑफर किया हो जे आप लोग के लिए 20% फीस से कम कर दूंगा। सारा स्टूडेंट को 20% फीस से कम कर दूंगा। मेरा जितना स्टूडेंट अभी आप क्लास कर रहे हो सबका मोबाइल पे मैसेज गया, व्हाट्सएप पे मैसेज गया, 20% ऑफ कर दिया। ये स्पेसिफिक ऑफर ये मैंने पूरा पब्लिक के लिए नहीं किया, सिर्फ मेरा स्टूडेंट को ही किया। और यही चीज अगर मैं पूरा सबके लिए कर रहा, जो लोग सीए पढ़ रहा है, सीएस पढ़ रहा है, सीए में पढ़ रहा है, तब ये पब्लिक एट लार्ज हो जाता है। स्पेसिफिक ऑफर ग्रुप ऑफ पीपल को भी होता है, जब पब्लिक में होता है तब ये नहीं, तब ये जनरल ऑफर बन जाता है। इसका एक केस स्टडी भी है, हम उससे और अच्छे से इसको समझाने वाले हैं, तो आपको ये समझ में आ गया जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफर क्या है। ये है केस स्टडी, चली वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल्स कंपनी। देखो क्या हुआ था, हम केस को बता रहा हूं। कल कार्बोनिक स्मोक बॉल्स कंपनी, जो एस्तामा होता है ना, जो एस्तामा होता है, तो ऐसे ऐसे करके एस्तामा का ये होता है, ऐसा ही बॉल, मतलब स्मोक बॉल एक कंपनी बनाता है। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया जे ये मेडिसिन ऐसे बनाया जे किसी का इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी का हो गया तो वो $1000 उसको कॉम्पेंसेट करेगा। चार्ली को उसको खरीदा, उसको यूटिलाइज किया, बट उसका काम नहीं हुआ। तो चार्ली जाया गया कंपनी में, कार्बोनिक स्मोक कंपनी में, जाके बोला आपका जो स्मोक बॉल मेरे को मिला वो काम में नहीं आया और मेरा एस्तामा बा इन्फ्लुएंजा कम नहीं हुआ। ठीक है, आप मेरे को कॉम्पेंसेशन दो। तब ये कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी क्या बोला, मैं आपके लिए ऑफर नहीं दिया, मैं आपको ये ऑफर नहीं दिया। तो बोला आप न्यूज़पेपर में ऐड दिया, आप बोला ये ऑफर नहीं दिए, आप न्यूज़पेपर में ऐड दिए, आप बोल रहे हो ऑफर नहीं दिया। तो चलिल कोर्ट में केस कर दिया, क्योंकि उन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिक एट लार्ज पे किया था, और चार्ली केस जीत गया और उसको $1 लाख मिलेगा। देखो ऐसे इंडियन में तो ऐसा होता नहीं है, किंतु मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिकन में भी ऐसे होता है। एक बात बता रहा हूँ, आप लोग जो कैफे कॉफी में जाते हो, कॉफी में कप में जो लिखा हुआ था हॉट बोल के लिखा हुआ रहता है, क्यों? क्या हुआ था अमेरिका में, ऐसे ही एक बंदे का कप से गरम कॉफी पैर पे गिर गया, और वो उसके अगेंस्ट आप क्यों ये वाला नहीं दिया, जो हॉट कॉफी, बी सेफ हॉट कॉफी। ठीक है, उसके अगेंस्ट ना वो कॉम्पेंसेशन भी जीत लिया। तो ऐसे बाहर ऐसे होता है, तो अभी क्या करता है ना, सारा का सारा कंडीशन डाल के रखता है तो कोई इस अगेंस्ट में केस ना करे। ठीक है, देखो केस स्टडीज और भी आएगा, इम्पोर्टेंट है, एक एक करके हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, याद रखना भी साथ साथ पड़ेगा। आप बहुत, हम लोग चैप्टर का लास्ट में आ चुके हैं, खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आप देखो वैलिड ऑफर, क्या क्या वैलिड ऑफर है, ऑप्टेन एक्सेप्टेंस, आपको आप जो ऑफर बना रहे हो किसके लिए कर रहे हो, एक्सेप्टेंस पाने के लिए रहो। आप जो ऑफर बना रहे हो वो अनएम्बिगियस नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कंप्लीटली लिखा हुआ चाहिए, डेफिनाइट करना चाहिए, फाइनल भी करना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए।
आपको इनविटेशन करना चाहिए। जैसे इनविटेशन ऑफ ऑफर क्या होता है? अ, जैसे आप इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो इंस्टीट्यूट में प्रोस्पेक्टस देता है कि नहीं देता है? ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस देता है, तो वो तुमको इनविटेशन कर रहा है ऑफर के लिए। आप एडमिशन लेना डिपेंडेंट होता है तुम्हारे ऊपर। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल एफेक्ट जानते हो? साइलेंस डज नॉट मीन्स एक्सेप्टेंस। देखो, मैंने मेरा फ्रेंड को बोला मेरा बाइक है, मैं तुमको 80,000 में बेच दूंगा। अगर तुम 2 घंटा में मैं कुछ भी नहीं जाना, मैं बोल दूं, मैं सोच लूंगा मेरा ऑफर आप एक्सेप्टेंस कर लिया। ये होता है कभी ऐसा लॉ में? जब आप चुप रहो मतलब मेरा ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, तो इसलिए बोला डज नॉट मीन साइलेंस डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस। टेंडर, गवर्नमेंट से जो टेंडर भेजता है वो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हो। स्पेशल टर्म एंड कंडीशन कोई टर्म्स रहेगा, स्पेशल टर्म्स। ठीक है, तो टेंडर स्पेशल टर्म्स वही है। मेरा जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको देखना, जैसे हर चीज में ऐसे टर्म एंड कंडीशन रहता ही है आप लोग का। जैसे ऐसे सर्कल करके टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है, तो ये छुपा के नहीं करना है, ये आपको बता देना चाहिए। ये छुपा के नहीं, आपको बताना चाहिए। एक बार हम इसको रिविजन करवा देता हूँ। व्यू टू ऑब्टेन, हम ऐसे ऑफर बनाएंगे जो जो इसको बोर्ड एक्सेप्टेंस दे। सोचो, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। मैंने एक गाड़ी है बोले है, मेरा बाइक है, सिंपल, मेरा गाड़ी नहीं हुआ है, बाइक है। तो मेरा फ्रेंड को जाके बोला, 4-5 साल का, पता है मेरा बाइक, सोच रहा हूँ मेरा बाइक बेचूंगा। ये क्या कोई ऑफर हुआ? नहीं, ये कोई ऑफर नहीं हुआ। अगर मैं मेरा फोन बोला मेरा बाइक है, मैं 30,000 में बेचूंगा, ये जाके ऑफर हुआ और इसका एक तू खरीदेगा, ये आपका वो साथ साथ है, तो ये एक्सेप्टेंस है। पूरा क्लियर लिखा होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। ऑफरर के पास ही रहेगा, वो कम्युनिकेट ही नहीं किया किसी को, तो कैसे बनेगा? इनविटेशन ऑफर, किसी को ऑफर, मैंने एक बोला आईपीओ का होता है, बार इसमें बोला, इसको लेके हम ना डिटेल्स एक बार डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करें और अच्छे से, क्योंकि हम इतना इजीली यहाँ से निकल नहीं जाएंगे। इंटेंशन तो हो गया, साइलेंस भी हम बोल दिया। अगर मेरा फ्रेंड कोई बोला देख मेरा बाइक है, मैं 80,000 में बेचूंगा, तुम खरीदोगे, 2 घंटा में अगर मेरा आंसर आया गुड, नहीं तो हम सोच लेंगे तुम ही खरीद रहे हो। ऐसा थोड़ी ऑफर होता है क्या? ठीक है, तो ये हो गया साइलेंट डज नॉट मीन एक्शन। हम साइलेंस होगा तो एक्शन देना, इतना छोटा छोटा लिखोगे तभी बैठे। हाँ, स्पेशल टर्म थोड़ा सा आपको बुक्स में देख के बा स्पेशल टर्म्स, स्पेशल टर्म बोलूंगा तो लिख भी ले सकते हो। अटेंडर मतलब गवर्नमेंट लोग जो ऑफर कर रहा है, वो ये भी आपको मैं नेक्स्ट क्लास टेंडर का भी इसी के साथ हम मिक्स करके आप लोग को दिखा दूंगा। इनविटेशन ऑफ ऑफर और टेंडर, आर्टिफिशियल टर्म टाइम और कंडीशन कभी छुपा के नहीं रखना चाहिए। आगे बढ़े। आज यही तक हम लोग क्लास को रख रहे हैं। हम लोग का एक टॉपिक खत्म है और सेकंड टॉपिक में हम लोग ऑलरेडी मूव कर रखे हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग सेकेंड टॉपिक से शुरू करेंगे। और प्लीज क्लास को पूरा कंटिन्यू करें, हम सेकेंड क्लास भी हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।